वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी एपीओ 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, जो कि इंडियन पिनल कोड का पेपर है। इसी पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। और जो आज ये हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी, ये पेपर जो है 2007 का पेपर है। इसी लॉ के पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो यूपी एपीओ में संभाव्य है कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इसी के आधार पर हम पढ़ाई करते हैं। तो पहला हम क्वेश्चन जो स्टार्ट करते हैं वो लॉ का क्वेश्चन है और इंडियन पिनल कोड का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हमारा, जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं उसको टेकअप कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन नंबर 51 है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक इसके प्रतिकूल संविधि की भाषा से प्रकट न हो। यह मत प्रकट किया गया था ऑप्शन ए सिराज बनाम डी रूटजेंड में, ऑप्शन बी आर बनाम डडले एवं स्टीफन में, ऑप्शन सी क्वीन बनाम टाल्सन में, ऑप्शन डी आर बनाम अर्नाल्ड में। यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा करेक्ट वो सिराज बनाम डी रूटजेंट में होगा। इसके हम डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। सिराज बनाम डी रूटजेंट के वार्ड में लॉर्ड राइट ने यह मत प्रकट किया था कि प्रत्येक अधिनियम में मन स्थिति, मतलब कि जो मेंसरिया होता है, अंतर्निहित होता है, जबकि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। इसके विपरीत दूसरी विचारधारा हॉब्स बनाम विंचेस्टर कॉरपोरेशन के बाद में मिलता है। इसके अनुसार अधिनियम की हमें शाब्दिक रूप में व्याख्या करनी चाहिए जब तक कि कोई चीज़ या स्पष्ट न कर दे कि मन स्थिति आवश्यक है। यहाँ पे मेंसरिया की बात की जा रही है। जो हमारी मेंसरिया की बात की गई है वो सिराज बनाम डी रूटजेंट के केस में ही बात की गई थी। मेंसरिया की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। पाकिस्तान का एक राष्ट्रीय सीमा के दूसरी ओर से गोली चलता है तथा भारतीय सीमा में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नातेदार, मित्रगण तथा अन्य भारतीय दौड़कर वहां पहुंचते हैं तथा पाकिस्तानी को घसीटकर सीमा के भीतर पुलिस थाने पर ले जाते हैं। क्या भारतीय न्यायालय हत्या के लिए अभियुक्त का विचारण कर सकता है? ऑप्शन ए नहीं, भारतीय न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त नहीं है। ऑप्शन बी हाँ। ऑप्शन सी उसे पाकिस्तान में विचारण हेतु पाकिस्तान अधिकारी को सौंपा जाएगा। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यस होगा, क्योंकि जब हम लोग आईपीसी का जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं, जो प्रिलिमिनरी पढ़ते हैं, उसमें सेक्शन 2 और सेक्शन 3 यही डिफाइन करता है कि अगर भारत के भीतर, भारत के बाहर भी कोई भारत में अपराध करता है तो ये माना जाएगा कि वो भारत के भीतर ही अपराध कार्य कर रहा है। तो यही यहाँ पे लॉजिक होगा, इसी के लिए ये आंसर यहाँ पे यस होगा। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये बताया जा रहा है, प्रश्नगत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के अंतर्गत अन्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है। एक विदेशी भारतीय सीमा में अपराध करता है, वह दोषी होगा और दंडित किया जाएगा तथा इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि वह कितने दिनों से भारत में है, ये सभी बातों को ध्यान बिना दिए हुए उसके ऊपर भारत में कार्रवाई की जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का। जब हम क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं, निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग कि कौन लोक सेवक नहीं है, किसको पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा, किसको पब्लिक सर्वेंट नहीं कहा जाएगा। जो ऑप्शन ए है राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेशन का सभापति, ऑप्शन सी बीमा कंपनी का बीमा सर्वेक्षक, ऑप्शन डी राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी। तो यहाँ पे पूछा गया है, निगेटिव टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है बीमा कंपनी का बीमा सर्वेक्षक, ये हमारा लोक सेवक नहीं होता, ये पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं शामिल होता है। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ केस लॉ बता देता हूँ। एक तो जो है हमारा जो पहला केस लॉ है वो सीएम से रिलेटेड है, करुणानिधि का केस है, और दूसरा AR अंतुले बनाम RS नायक का केस है, और तीसरा जो केस है वो PV नरसिम्हा राव का केस है। इन सभी में बताया गया कि कौन स्टेट है, कौन पब्लिक सर्वेंट है और कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं है। इसी सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन का केस किससे रिलेटेड है? नवाब अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस किससे रिलेटेड है? विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का किससे रिलेटेड है? महबूब शाह बनाम सम्राट का किससे रिलेटेड है? जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर इस तरह से होगा। देखिए, केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन जो मामला रिलेटेड है वो आपराधिक षड्यंत्र से रिलेटेड है। नवाब अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला हमारा जो रिलेटेड है वो सामान्य उद्देश्य से रिलेटेड है। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला हमारे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है। महबूब शाह बनाम सम्राट का सामान्य आशय से रिलेटेड ये केस लॉ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। जब हम क्वेश्चन 55 देखते हैं, य पर
अपना अपना मुक्का को इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा यह विश्वास हो जाए कि यह को मारने ही वाला है। कौन ने कारित किया है? कारित क्या किया है? ऑप्शन ए बल का प्रयोग, ऑप्शन बी आपराधिक बल का प्रयोग, ऑप्शन सी हमला, ऑप्शन डी बल तथा हमला दोनों के प्रयोग किया है। अब जो हमारा आंसर सही होगा वो हमारा हमला, जो हमारा आंसर सही होगा वो सी करेक्ट होगा। इसमें हमला की बात की गई है। अब इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। प्रश्नगत समस्या हमला को परिभाषित करने वाली धारा 351 के दृष्टांत ख पर आधारित है। धारा 351 के अनुसार जो कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप या तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाए कि जो वैसा अंग विक्षेप या तैयारी करता है वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वो यह हमला करता है, यह कहा जाता है। या तो करने वाला है या करता है, यह हमला कहा जाएगा। जो आंसर नंबर 55 होगा, इसका आंसर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। अ ने डाक द्वारा एक पैकेट में राजद्रोह प्रकाशन सामग्री एक पत्र के साथ भेजा जिसमें प्रेषित से उस सामग्री को और लोगों में वितरित करने का अनुरोध किया गया है। उस पैकेट को रास्ते में कहीं पकड़ लिया गया और प्रेषित तक कभी नहीं पहुंचा। अ ने क्या कमिट किया? ऑप्शन ए अ ने राजद्रोह का अपराध कारित किया, ऑप्शन बी कोई अपराध कारित नहीं किया, ऑप्शन सी सांप्रदायिक दंगा भड़काने का दोषी है, ऑप्शन डी राजद्रोह कारित करने का प्रयत्न का दोषी है। जो ऑप्शन डी होगा इसी के लिए दोषी उसको माना जाएगा, राजद्रोह कारित करने का प्रयत्न का दोषी है। जो सेडिशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सेक्शन 124A के बारे में पढ़ते हैं जिसमें राजद्रोह की बात की गई है, सेडिशन की बात की गई है। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी ऐसा कृत्य किया जाएगा जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी दिक्कत होती है तो इसको सेडिशन माना जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? किसको अपूर्ण अपराध माना जाएगा, किसको कंप्लीट ऑफेंस नहीं माना जाएगा? ऑप्शन ए बलवा, ऑप्शन बी आपराधिक प्रयत्न, ऑप्शन सी विधि विरुद्ध जमाव, ऑप्शन डी लोक न्यूसेंस। जो यहाँ पे हमारा आपराधिक प्रयत्न होता है, जो कोई भी हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट के मामले को यहाँ पे अपूर्ण अपराध माना जाता है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखते हैं। अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, परंतु कुछ मामले में आपराधिक कृत्य यद्यपि पूर्ण न होते हुए न हुआ हो फिर भी अपराध गठित हो जाता है। ये प्रारंभिक अपराध के मामले प्रयत्न, दुष्प्रेरण तथा षड्यंत्र इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का। महिला की लज्जा भंग करने से संबंधित हमला दंडनीय है। ऑप्शन ए इंडियन पिनल कोड की धारा 350 के अधीन, इंडियन पिनल कोड की धारा 351 के अधीन, इंडियन पिनल कोड की धारा 353 के अधीन, इंडियन पिनल कोड की धारा 354 के अधीन। जो हमारा आंसर होगा वो 354 से रिलेटेड आंसर होगा। यहाँ पे जो एक आउटरेजिंग ऑफ मोडेस्टी की बात की जाती है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस आता है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। रूपल देव बजाज वर्सेस KPS गिल का एक केस आता है जो कि 354 से ही रिलेटेड है और ये इंपॉर्टेंट केस माना जाता है इंडियन पिनल कोड का, क्योंकि ये केस ला अक्सर पूछ लिया जाता है। अब जो हमारा आंसर करेक्ट होगा वो 354 करेक्ट होगा और ऑप्शन जो होगा हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखते हैं इसमें क्या बताया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के बारे में उपबंध किया गया है। धारा 354 के अनुसार जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि एतद द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी की भांति की कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की होगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति 354 का ऑफेंस कमिट करता है तो उसको इस प्रकार का सजा दिया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य में सुसंगत नहीं होगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन निम्न में से कौन साक्ष्य में सुसंगत नहीं होगा? ऑप्शन ए आरोपित अपराध के लिए हेतु का साक्ष्य, ऑप्शन बी एक ऐसे कथन का साक्ष्य जो आचरण का अनुषंगी हो, ऑप्शन सी एक ऐसे कथन का साक्ष्य जो ऐसे व्यक्ति का आचरण प्रभावित करने वाला हो जिसका आचरण अन्यथा सुसंगत हो, ऑप्शन डी कोई परिवाद पर किए बिना लूट के कथन का साक्ष्य। जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं सूची से रिलेटेड। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट से आंसर दीजिए। तो जो इसका सही कूट से हम आंसर देना है वो यहीं से हम लोग कवर कर लेते हैं। जो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य करता है
वो भारतीय दंड संहिता की धारा 77 में फॉल करता है, वो भारतीय दंड संहिता की धारा 77 में जाता है। विधि कार्य करने हेतु दुर्घटना अगर होती है, अगर लॉफुल वर्क करने में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो धारा 80 में फॉल करता है। 7 वर्ष से कम आयु का शिशु अगर कोई कार्य करता है तो धारा 82 में फॉल करता है, जिसको डॉली इन कैपेक्स के नाम से भी जाना जाता है। विक्षिप्त मस्तिष्क वाले व्यक्ति का कार्य धारा 84 में फॉल करता है, जिसको कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण अगर कोई व्यक्ति इस टाइप का काम करता है तो उसको हम लोग अनसाउंड माइंड के सेक्शन में हम लोग फॉल कराते हैं, सेक्शन नंबर 84 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 का। को और य विष द्वारा ज की हत्या करने के लिए सहमत होते हैं और य द्वारा विष लाया जाना था जिसे य नहीं लाया, क और य दोषी होंगे। ऑप्शन ए दुष्प्रेरण द्वारा हत्या के षड्यंत्र के लिए, ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से हत्या के प्रयत्न के लिए, ऑप्शन सी किसी अपराध के लिए नहीं, ऑप्शन डी ज की हत्या के आपराधिक षड्यंत्र के लिए। जो ऑप्शन डी होगा यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर क तथा ज की हत्या के आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषी होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से षड्यंत्र किया जा रहा है, यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जा रही है कि उसको मारना है, इसीलिए उससे जहर मंगाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार एक ऐसे कृत्य के विरुद्ध भी उपलब्ध होता है जो इस संहिता को अंतर्गत अपराध नहीं है। ऑप्शन बी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को विधि विरुद्ध आक्रमण के निरसन हेतु तथा प्रतिकार के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन सी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल अपने शरीर तथा संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए ही उपलब्ध होता है। डी जब हमला एक व्यक्ति के सदोष परिरोध के आशय से किया गया हो तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तृत मृत्यु कारित करने तक के लिए होता है। जो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। अब हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 की 6वीं शर्त के अनुसार इस आशय से किया गया हमला की किसी व्यक्ति की ऐसी परिस्थिति में सदोष परिरोध किया जाए जिससे उसे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़ाने के लिए लोक प्राधिकारों की सहायता नहीं प्राप्त कर सकता की दशा में हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित की जा सकती है। अतः कथन डी सही कथन होगा, वही हमारा सही आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय नहीं है? ऑप्शन ए हत्या करने की तैयारी, ऑप्शन बी डकैती करने की तैयारी, ऑप्शन सी राज्य के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी, ऑप्शन डी किसी मित्र शक्ति राज्य क्षेत्र में लूटपाट करने की तैयारी। जो ऑप्शन ए है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। हत्या करने की तैयारी को हम लोग पनिशेबल नहीं मानते हैं। अब इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखते हैं कि क्या ये बातें कह रहा है। सामान्यतः तैयारी दंडनीय नहीं होती, केवल निम्नलिखित अपवादिक दशाओं में अपराध करने की तैयारी को दंडनीय बना देती है। पहला, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि के समूह करना धारा 122 में बताया गया है। दूसरा बताया जा रहा है भारत सरकार के साथ शांति संबंध रखने वाले राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना अथवा लूटपाट करने की तैयारी करना, धारा 126 बता रहा है। सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना, धारा 233 ये पनिशेबल होगा। चौथा बता रहा है भारतीय सिक्कों के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना, धारा 126 ये भी पनिशेबल होगा। सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना, धारा 325 ये भी पनिशेबल होगा। डकैती करने के लिए तैयारी करना, धारा 399 ये सभी जो मामले हैं ये पनिशेबल होंगे, बट हत्या करने की तैयारी पनिशेबल नहीं होगी। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 64 का। एक 15 वर्ष के अवयस्क लड़के ने अपने पिता का घर छोड़कर एक 10,000 रुपये के साथ लेकर ज के साथ चली गई, जो उसे विभिन्न स्थानों पर ले गया। सारा यात्रा व्यय एवं विभिन्न स्थानों पर होटल आदि में ठहरने का खर्च उसी पैसे से किया गया, क्योंकि जो के पास पैसे नहीं थे। इस दौरान जो ने उसके साथ 3 बार उसकी सहमति से मैथुन किया। यहाँ जो दायित्व होगा, ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता की धारा 363 धारा 363 के अंतर्गत, ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अंतर्गत, ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अंतर्गत, ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो धारा 376 ही होगा और इसी के अंतर्गत वो लाइबल होगा। जो ऑप्शन डी होगा यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि धारा 375 में रेप को डिफाइन किया गया है।
धारा 375 के खंड 6 के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु वाली स्त्री के साथ उसकी इच्छा से या इच्छा के बिना उसके साथ किया गया संभोग बलात्संग होगा। अतः धारा 376 के अधीन जो बलात्संग का दोषी होगा, जो व्यक्ति उसको लेके गया है, लड़की को लेके गया है, वो बलात्संग का दोषी माना जाएगा। इस धारा के अंतर्गत धारा 375 और धारा 376 के अनुसार उसको पनिशेबल किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित करना मानववध है। कथन था कारण, मानववध सदैव विधि विरुद्ध होता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, इस प्रकार के भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में यूपी एपीयू में पूछा जाते हैं, प्रीलिम्स में। ऑप्शन ए जो बात कर रहा है, दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी जो है, दोनों ए और आर सही है परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सी आंसर हमारा करेक्ट होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को जान से मार डालना मानव वध कहलाता है। मानव वध विधि पूर्ण हो सकता है। यह विधि विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 जो साधारण अपवादों से संबंधित है में वर्णित अनेक मामले विधि पूर्ण मानववध के अंतर्गत आते हैं। विधि विरुद्ध मानववध के अंतर्गत निम्नलिखित मामले आते हैं। 4 मामले के बारे में बताया गया है। पहला हत्या, दूसरा आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, तीसरा उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना धारा 304 ओ में बताया गया है, और चौथा आत्महत्या धारा 305 तथा 306। कथन ए सही है और कारण आर असत्य है, यही यहाँ पे बताया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। सही उत्तर बताइए। चोरी में यह आवश्यक है कि ऑप्शन ए, किसी भी प्रकार की संपत्ति लेने के बेईमानी पूर्वक आशय हो। ऑप्शन बी, कोई मूल्यवान प्रतिभूति लेने का बेईमानी पूर्वक आशय हो। ऑप्शन सी, कोई चल संपत्ति लेने का बेईमानी पूर्वक आशय हो। ऑप्शन डी, कोई अचल संपत्ति लेने का बेईमानी पूर्वक आशय हो। जो उत्तर सी होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चोरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में परिभाषित किया गया है। चोरी के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, संपत्ति को बेईमानी से ले जाना, लेने का आशय। दूसरा, संपत्ति चल हो। तीसरा, संपत्ति को दूसरे व्यक्ति के कब्जे से लिया गया हो। चौथा, संपत्ति को दूसरे व्यक्ति की सम्मति के बिना लिया जाए। पांचवा, संपत्ति के लेने के लिए उसके स्थान से कुछ दूर हटाया जाए। यही चोरी का मेन इंग्रेडिएंट्स होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का। निम्न में से कौन हमला का दृष्टांत नहीं है? ऑप्शन ए, ब से यह कहते हुए मैं तुम्हें पीटूंगा एक छड़ी उठा लेता है। ऑप्शन बी, ब को बाद में देख लेने की धमकी देता है। ऑप्शन सी, एक महिला ब का उसकी सहमति के बिना चिकित्सीय परीक्षण करता है। ऑप्शन डी, ब से यह कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा एक छड़ी उठा लेता है। जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि धारा 351 में स्पष्टीकरण के अनुसार केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते हैं, किंतु जो शब्द कोई व्यक्ति प्रयोग करता है उसके अंग विक्षेप या तैयारी को ऐसा अर्थ दे सके जिससे ये अंग विक्षेप या तैयारी हमले की कोटि में आ जाएगा, तभी वो पनिशेबल होगा, वरना वो पनिशेबल नहीं होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। को एक भवन के बाहर जाने के द्वार पर बंदूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और यह से कह देता है कि यदि यह भवन से बाहर जाने का प्रयत्न करे तो वे यह को गोली मार दें। ऑप्शन ए जो हमारा दिया है, को यह का सदोष अवरोध करता है। ऑप्शन बी, को यह का सदोष बाधा डालता है। ऑप्शन सी, को यह को सदोष परिरोध करता है। ऑप्शन डी, को यह को सदोष आदेश करता है। जो हमारा यहाँ पे आंसर होगा वो हमारा बी आंसर होगा। विकल्प बी आपराधिक प्रयत्न के दृष्टांत हैं, शेष सभी आपराधिक प्रयत्न के दृष्टांत नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। अ ने ब के 4 दांत तोड़ दिए। अ ने अपराध किया है। ऑप्शन ए, उपहति कारित करने के प्रयत्न का। ऑप्शन बी, उपहति कारित करने का। ऑप्शन सी, घोर उपहति कारित करने का। ऑप्शन डी, हत्या के प्रयत्न का। जो ऑप्शन सी होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट का मामला होता है। ग्रीवियस हर्ट में 8 बातें बताई गई हैं कि अगर दोनों कान में से किसी एक कान को बहरा कर देना, दोनों आँख में से किसी एक आँख का फोड़ देना, किसी हड्डी के ज्वाइंट को तोड़ देना, ये सभी ग्रीवियस हर्ट में आता है। दांत का तोड़ देना, ये सभी ग्रीवियस हर्ट की कोटि में आता है। जो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो सी सही होगा। धारा 320 के अनुसार उपहति की केवल नीचे लिखी गई किस्मों ही घोर उपहति होती हैं। पहला,
पुरुषत्व हरण, जिसको नपुंसक बना दिया जाता है। दूसरा, दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि का अस्थायी विच्छेदन करना। तीसरा, दोनों में से किसी भी कान का श्रवण शक्ति का अस्थायी विच्छेद करना। किसी भी अंग के जोड़ को विच्छेद करना। पांचवा, किसी भी अंग या जोड़ की शक्ति का लाश या स्याही हास करना। छठा, सिर या चेहरे की अस्थायी विषवीकरण। सातवां, अस्थि या दांत का भंग करना। आठवां, कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहृत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपना मामूली कामकाज जो नहीं कर सकता है, उसी को हम ग्रीवियस हर्ट के कंसीडर करते हैं कि ये ग्रीवियस हर्ट उसको कारित किया जाता है। 20 दिन तक वो अपना जो रेगुलर वर्क होता है वो भी नहीं कर पाता है, तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति के साथ ग्रीवियस हर्ट कमिट किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 का। निम्न में से राजद्रोह के रूप में कौन दंडनीय है? ऑप्शन ए, सरकार को उलट देने के लिए उसकी कठोर आलोचना। ऑप्शन बी, लोगों की विधि और विधिक प्राधिकार का अनुवर्तन में प्रदर्शन प्रविष्ट रहने की उत्प्रेरित करना। ऑप्शन सी, सरकार की नीतियों पर प्रचारात्मक आक्रमण करना। ऑप्शन डी, मंत्रियों को पद से हटाने का प्रयत्न। जो ऑप्शन हमारा बी होगा वो ही करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं धारा 124 को, जिसको 124 ए भी कहा जाता है, 124 ए भी कहा जाता है, सेडिशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। धारा 124 को में परिभाषित राजद्रोह के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, भारत सरकार के प्रति घृणा या अवमानना उत्पन्न करना या उत्पन्न करने का प्रयत्न करना या अप्रीतीय प्रदित्त प्राप्त करने का प्रयत्न करना। दूसरा, ऐसे कार्य या प्रयास को क बोले या लिखे शब्द द्वारा या ख संकेतों द्वारा या ग दृष्टांत रूप द्वारा करना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। अ ब को एक सिविल वाद अग्रसर करने से छोड़ने का उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से ब के घर को आग लगा देने की धमकी देता है। इस मामले में अ ने क्या अपराध किया? ऑप्शन ए, दुष्प्रेरण का। ऑप्शन बी, आपराधिक हमले का। ऑप्शन सी, आपराधिक बल का। ऑप्शन डी, आपराधिक अभित्रास्त का। जो ऑप्शन डी होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपराधिक अभित्रास्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के दृष्टांत पर आधारित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 का। अ जो की हत्या के आशय से ब जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है को उकसाता है कि वो ऐसा कार्य करे जिससे ज की मृत्यु हो जाए। ब को उकसाने के परिणाम स्वरूप अ की अनुपरिस्थिति में कार्य करता है जिससे ज की मृत्यु हो जाती है। अ ने क्या अपराध कारित किया है? ऑप्शन ए, कोई अपराध नहीं, क्योंकि हत्या के समय अ वहाँ उपस्थित नहीं था। ऑप्शन बी, उपहति पहुँचाने का साधारण अपराध कारित किया है। ऑप्शन सी, हत्या के प्रयत्न का अपराध कारित किया है। ऑप्शन डी, हत्या कारित किया है। ऑप्शन डी, प्रश्नगत समस्या धारा 115 के दृष्टांत पर आधारित है। यहाँ पर हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा, क्योंकि उन्होंने ही प्रवोक किया, उन्होंने ही उस बच्चे को उकसाया, जो 7 साल से छोटा बच्चा था उसको उन्होंने ही उकसाया था कि उसकी हत्या कमिट कर लो, इसीलिए ये लाइबल होंगे। और 7 साल से जो छोटा बच्चा है वो लाइबल नहीं होगा, उसको कंप्लीट इम्यूनिटी मिला है, क्योंकि वो डोली इनकैपेक्स की कैटेगरी में आता है, सेक्शन 82 ऑफ इंडियन पिनल कोड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 जारकर्म की संवैधानिक मान्यता को घोषित किया है। ऑप्शन ए, श्रीमती सौमित्र विष्णु बनाम भारत संघ के बाद में। ऑप्शन बी, KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में। ऑप्शन सी, प्रियबाला घोष बनाम सुरेंद्र चंद घोष के बाद में। ऑप्शन डी, सुखवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य के बाद में। जो ऑप्शन ए होगा वही हमारा सही आंसर होगा। श्रीमती सौमित्र विष्णु बनाम भारत संघ एवं के बाद में यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि धारा 497 संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 15 का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह पुरुष तथा स्त्री में युक्ति विहीन वर्गीकरण करता है। परंतु न्यायालय ने इस तर्कों को अस्वीकार कर दिया और यह मत व्यक्त किया कि इस धारा का इस रूप में सृजन करना विधि नांग से संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। यह धारा संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन नहीं करती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के। निम्न में से कौन सा षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण गठित करने हेतु आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए, 2 या अधिक व्यक्तियों के मध्य षड्यंत्र। ऑप्शन बी, षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध कार्य लोप किया गया हो। ऑप्शन सी, ऐसा कार्य या कार्य लोप षड्यंत्र के अनुसरण में कार्य करने के उद्देश्य से हो। ऑप्शन डी, दुष्प्रेरण उस अपराध को कारित करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर अपराध की योजना बनाई गई हो। जो ऑप्शन डी होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण गठित करने के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं। पहला,
दो या अधिक व्यक्तियों के बीच षड्यंत्र। दूसरा, एक कार्य या अवैध लोप उस षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप कारित हुआ हो। तीसरा, ऐसा कार्य या अवैध लोप उस षड्यंत्र वस्तु को पूर्ण करने के लिए कारित किया गया हो। यही जो होता है, ये सभी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। जो डी आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से मिलाइए। तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य का जो मामला है वो मथुरा बलात्संग का मामला है, जिसको कस्टोडियल रेप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जो बी हमारा है स्टेट बनाम नलिनी, राजीव गांधी हत्या मामला है। जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी का ये मामला जो है ये हमारा राजीव गांधी के एसेसिनेशन से रिलेटेड है। बारेंद्र कुमार घोष का जो मामला है वो सेक्शन 34 इंडियन पिनल कोड के पोस्ट मास्टर हत्या केस से रिलेटेड है। महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव सिंह का जनरल एम वैद का मामला है, ये इसी से रिलेटेड मामला है। आप डायरेक्ट इस मामले को इसी तरह से आप केस लॉ को लर्न कर लीजिए, हूबहू आपको इसी तरह से मिलेगा। 4 केस लॉ मिलेगा, 4 उसका ऑप्शन मिलेगा, ये किससे संबंधित है। आप अगर आपके दिमाग में याद रहा तो आप तुरंत आंसर लगा सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का। यदि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने हेतु विचारण में यह स्थापित हो जाता है कि अभियुक्त की त्रुटि थी, यद्यपि पीड़ित व्यक्ति ने भी सामान्य त्रुटि की थी, तो ऑप्शन ए, यह तथ्य की वास्तविक चोट पीड़ित के योगदान अथवा असावधानी के कारण लगी थी, प्रतिरक्षा नहीं होगी। बी, योगदायी असावधानी एक अच्छी प्रतिरक्षा होगी। ऑप्शन सी, उसके पक्ष पर असावधानी की मात्रा के लिए सदोषिता का स्तर निर्णायक घटक होगा। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो हमारा आंसर होगा वो ए ही आंसर करेक्ट होगा। आपराधिक मामलों में योगदायी उपेक्षा का बचाव नहीं लिया जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। को एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। कौन ने अपराध किया है? ऑप्शन ए, चोरी के प्रयास का। ऑप्शन बी, चोरी का। ऑप्शन सी, आपराधिक न्यायभंग का। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी का। जो ऑप्शन ए है वही हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर को धारा 511 के अधीन चोरी के प्रयत्न का दोषी होगा, क्योंकि 511 का जब हम लोग एक्सेप्शन पढ़ेंगे तो उसी एक्सेप्शन में ये बातें बताई गई हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। ओ ने बीए की जाली अंक पत्र के आधार पर एलएलबी परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया, किंतु परीक्षा आरंभ होने के पूर्व ही जाली अंक पत्र पकड़ लिया गया। और किसके लिए लाइबल होगा? ऑप्शन ए, छल का दोषी नहीं है। ऑप्शन बी, छल के प्रयत्न का दोषी है। ऑप्शन सी, छल का दोषी है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो हमारा आंसर होगा वो बी करेक्ट होगा। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। प्रश्नगत समस्या धारा 511 के अधीन अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य के वाद पर आधारित है। यहाँ पर और छल के प्रयत्न का दोषी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? और रुग्णता के कारण विकृत चित्त हुआ व्यक्ति आपराधिक दायित्व से छूट प्राप्त होता है यदि कृत्य मस्तिष्कक्रिय विकृत के प्रभाव के अंतर्गत कारित किया गया हो। ऑप्शन बी, प्रतिरक्षा के रूप में उपलब्ध होने के लिए मतत्ता ऐसे मात्रा थी, मतत्ता मतलब इंटॉक्सिकेशन ऐसी मात्रा में थी विस्तार की होनी चाहिए जो अभियुक्त को व्यवहारतः एक स्वैच्छिक यंत्र बना दे। ऑप्शन सी, स्वैच्छिक मतत्ता ज्ञान के लिए एक प्रतिहेतु है। ऑप्शन डी, हत्या एवं मृत्यु से दंडनीय अपराध को छोड़कर विवशता एक क्षम्य प्रतिरक्षा है यदि कार्य तत्काल मृत्यु के भय के अंतर्गत किया गया हो। जो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हम करेक्ट आंसर आपको बताते हैं। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो सी नंबर का करेक्ट आंसर है। अब इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 86 में, जिसमें 85 में इंटॉक्सिकेशन के बात बताया जा रहा है और 86 में वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन के बात बताई जा रही है। जो स्वैच्छिक मतत्ता की बात बता रही है वो 86 में बताया। भारतीय दंड संहिता की धारा 86 में स्वैच्छिक मतत्ता के बारे में प्रावधान किया गया है। ऐच्छिक मतत्ता केवल आशय के संबंध में ही बचाव है। अतः उन प्रकरणों में जिनमें अपराध को पूर्ण होने के लिए आशय का होना आवश्यक है, ऐच्छिक मतत्ता बचाव है। परंतु ऐच्छिक मतत्ता उन अपराधों के लिए बचाव साबित नहीं होती जिसमें आशय से अलग मात्र ज्ञान आवश्यक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत पदावली सामान्य आशय का अर्थ नहीं है?
जब हम लोग सेक्शन 34 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एक इंग्लिश का टर्म होता है, इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, सबका एक ही इंटेंशन होना चाहिए, सबका एक ही इंटेंशन माना जाता है। इससे जो रिलेटेड केस ला है, पहले मैं आपको केस लॉ बता देना चाहता हूँ। एक वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर का केस है, दूसरा महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर का केस है, फिर JM देसाई का केस है, और भी इसमें एक केसेस हैं जो आप लोग केस लॉ को इम्पॉर्टेंट इसको समझिएगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। सेक्शन 34 से और सेक्शन 149 से दोनों को रिलेट करके क्वेश्चन हमसे बनाए जाते हैं। यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया वो 34 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। जो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है, समूह को गठित करने वाले सभी व्यक्तियों के मध्य एक पूर्व नियोजित योजना, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन तथा पूर्व परामर्श, यहाँ पे जो बताया जा रहा है मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होना चाहिए। ऑप्शन बी, परिणाम के किसी पूर्वानुमान के बिना एक अपराधिक कृत्य करने की इच्छा। ऑप्शन सी, जो अपराध कारित किया गया है उसे गठित करने हेतु आवश्यक दुराशय। ऑप्शन डी, जो अपराध कारित किया गया है आवश्यक रूप से उसे ही कारित करने हेतु बुरा आशय। जो ऑप्शन बी होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, परिणाम के किसी पूर्वानुमान के बिना एक आपराधिक कृत्य करने की इच्छा। जो इसका डिस्क्रिप्शन हो उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जो इससे रिलेटेड केसला है वही केसला आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इसमें यही बात पूछा जाता है जब आप बेयर एक्ट में अपने देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो यही जो फर्दरेंस होता है कॉमन इंटेंशन का, सबका एक ही उद्देश्य होता है उस काम को करने के लिए, यही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 34 से रिलेटेड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। निम्न में से किस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के अंतर्गत आवश्यकता को प्रतिरक्षा के रूप में अभिवचन नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए, आत्म परीक्षण तथा हिंसा का निवारण। ऑप्शन बी, एक निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंचाकर भी अभियुक्त को होने वाली हानि का निवारण। ऑप्शन सी, आत्म परीक्षण एक अत्यंतिक आवश्यकता है। ऑप्शन डी, अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को प्रभावित करने वाली बुराई का चुनाव। जो ऑप्शन सी होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ बनाम डोडले एवं स्टीफन के वाद में निर्णय के निष्कर्षण निकाले हैं। पहला, आत्मसंरक्षण एक परम आवश्यकता नहीं है। दूसरा, किसी व्यक्ति को दूसरे का जीवन लेके अपना संरक्षण करने का अधिकार नहीं है। तीसरा, कोई भी आवश्यकता मानव वध को न्यायोचित नहीं ठहराती है। इस प्रकार आत्म परिपरीक्षण एक परम आवश्यक नहीं है। यहाँ पे जो बताया गया है कि यहाँ पे आत्मरक्षा करना जो है वो सही बात है, लेकिन आप अपनी जान को बचाने के लिए किसी दूसरे के जान को नहीं मार सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विधि की अनभिज्ञता कोई प्रतिहेतु नहीं है? सूत्र का समावेशी है। धारा, ऑप्शन ए धारा 78, ऑप्शन बी धारा 76, ऑप्शन सी धारा 79, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी, सूत्र विधि की भूल क्षम्य नहीं है, सभी अपराधों पर एक जैसी लागू होती है, इसका कोई अपवाद नहीं है। यहाँ तक कि विदेशी जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वह इस देश की विधि से अवगत नहीं होगा, इस पर भी सिद्धांत के दायरे से बाहर नहीं है। अतः धारा 76 के अंतर्गत विधि की अनभिज्ञता कोई प्रतिहेतु नहीं है। यहाँ पे जो बात बताया गया, जो यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन हमारा चैप्टर 4 जो हमारा स्टार्ट होता है उसी में बताया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। जिसकी आयु सही 7 वर्ष है अपराध कारित करता है भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत दोषी नहीं होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, यदि पर्याप्त परिपक्व का है तो दोषी होगा। ऑप्शन सी, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और धारा 83 के अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन डी, भारतीय दंड संहिता की धारा 83 के अधीन दोषी होगा। ऑप्शन ए, क्योंकि वो 7 साल से नीचे का है इसीलिए उसको लाइबल नहीं माना जाएगा, और जब उसको लाइबल नहीं माना जाएगा तो वो डॉली इन कैपेक्स में जाएगा, सेक्शन 82 में वो फॉल कर जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। यो को दबोच लेता है और यो के कपड़े में से यो का धन और आभूषण यो की सम्मति के बिना कपटपूर्वक निकाल लेता है दोषी होगा। ऑप्शन ए, चोरी कारित करने के लिए। ऑप्शन बी, उद्यापन कारित करने के लिए। ऑप्शन सी, लूट कारित करने के लिए। ऑप्शन डी, डकैती कारित करने के लिए। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्नगत समस्या धारा 390 के दृष्टांत क पर आधारित है। यहाँ
यहाँ पर क ने चोरी का अपराध किया है और चोरी करने के लिए स्वेच्छा या का सदोष अवरोध किया है, अतः क ने लूट का अपराध कारित किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 के बीच अंतर की प्रामाणिक व्याख्या निम्न में से की गई है। मैंने अभी हाल ही में आपको आगे भी बताया था कि जहां सेक्शन नंबर 34 और सेक्शन नंबर 149 का दोनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है महाराष्ट्र राज्य बनाम एमएच जॉर्ज का, ऑप्शन बी गुरुदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य का, ऑप्शन सी राम कुमार बनाम हरियाणा राज्य का, ऑप्शन डी नानक चंद्र बनाम पंजाब राज्य का। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा डी ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही जो बताता है दोनों के बारे में बताता है, नानक चंद्र बनाम पंजाब राज्य का। दोस्तों आईपीसी का इतना ही क्वेश्चन आता है, 35 क्वेश्चन आता है। जो 35 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख दिया हूँ, पूरा डिटेल में इसको एनालिसिस किया हूँ। और ये जो पेपर हमने लिया है ये 2007 में यूपीएपीओ का पेपर था, इसी पेपर को मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है। दोस्तों इस तरह से मैं डेली आप लोगों के सामने एमसीक्यू का एक एक पैटर्न, एक एक वीडियो लेकर आता हूं। और अगर आप यूपीएपीओ के कैंडिडेट हैं, अगर यूपीएपीओ की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े और हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो तैयारी का लेवल होगा वो ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उस समय कान में लगा लीजिए हेडफोन और इसको सुनते रहिए। सुनते सुनते ही आपको ये चीज़ें लर्न हो जाएंगी कि हाँ सेक्शन 34 क्या कहता है, सेक्शन 82 क्या कहता है, सेक्शन 85 क्या कहता है, 86 क्या कहता है, 76 क्या कहता है। ये सभी सेक्शन आपको ना चाहते हुए भी आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएगा और आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको ये बहुत मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू।